नमस्कार, आपका स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। मैं आपकी दोस्त होस्ट निहारिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खास कार्यक्रम युवा समय, जिसके तहत हम युवाओं के लिए प्रेरणा भरी कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसपे बात करते हैं संगीत की, नृत्य की, खेल की और युवाओं के विकास से संबंधित विषयों पर। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान सृष्टि सेन गुप्ता, जो तलवारबाजी की राष्ट्रीय खिलाड़ी और योग स्पेशलिस्ट है। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सृष्टि, कलम के दौर में आप एक महिला होकर तलवारबाजी को चुनी। तलवारबाजी में कैसे आना हुआ? मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी एंड स्कूल में भी मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्ट लिया था जो स्कूल लेवल में होते हैं एंड ऑलमोस्ट 8th to 12th तक मैंने क्रिकेट खेला है। अपने अगेन स्कूल लेवल पे खेला है। उस टाइम मुझे पता चला कि मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा दूसरे फील्ड्स में नहीं। तो मैंने अपने घर वालों से बात किया एंड मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो जब मैंने अपना 12th बोर्ड्स दे दिया तो उसके नेक्स्ट दिन मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए एंड स्टेडियम दैट इज़ साटे टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश भोपाल, वहाँ का एक बैनर पोस्टर एडवर्टीज़मेंट आया था एंड उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ, इस करियर पाथ को लेना चाहती हूँ, तो मुझे एक स्पोर्ट्स चुनना चाहिए एंड अपना करियर हिसाब से उसको सीरियसली करना चाहिए। तो उस टाइम हम लोग आए यहाँ पे एंड वेरियस स्पोर्ट्स जो थे मैंने उनको देखा। उसमें से मुझे सबसे अच्छा फेंसिंग लगा, क्योंकि तलवारबाजी के बारे में यूजुअली लोग इतना जानते नहीं हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही नया स्पोर्ट्स है। जब मैंने उन लोग को खेलते हुए देखा, उस कॉस्ट्यूम में तलवार हाथ में लेके एक दूसरे को हिट करते हुए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही नया सा फील हुआ एंड मैं अपने आप को विजुअलाइज़ कर पा रही थी उसमें कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मुझे भी ऐसा करने की इच्छा है। एंड उसी टाइम मैंने फिर डिसाइड किया, अपने पेरेंट्स से बात की एंड मैंने तलवारबाजी को चूज़ किया। आपकी जो रुझान थी वो स्पोर्ट्स की तरफ थी, तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने तलवारबाजी ही इतना खतरनाक खेल, इसके तरफ कैसे आकर्षित हुई? आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि तलवारबाजी लड़कियों के लिए नहीं है? डर नहीं लगा आपको? फर्स्टली लड़कियों वाला तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि अगेन मैं एंड मेरी छोटी बहन ही है, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें लड़की लड़कों में भेदभाव नहीं किया, हमें सब कुछ इक्वली ही मिला है। तो एंड ऑब्वियसली मैं गर्ल्स स्कूल से भी हूँ, वहाँ पे भी हम लोग को अगेन भेदभाव नहीं किया गया, तो मुझे लड़की वाला स्पेसिफिकली डर नहीं लगा। ख़तरनाक स्पोर्ट्स मैंने सोचा कि अब कुछ करना है तो कुछ ऐसा करूँ जो कॉमन नहीं हो, कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, बेटर हो। तो इसलिए मैंने फेंसिंग ज़्यादा चूज़ किया। मैंने ओलंपिक्स में भी फेंसिंग देखा था एंड देखने में बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। अब फुल गेटअप में रहते हैं, फुल की कॉस्ट्यूम रहती है, बहुत हैवी ड्रेसेस रहती है एंड उस टाइम मैंने सोचा कि तलवार हाथ में लेना इज़ बहुत एक्साइटमेंट फील हुआ मुझे कि मैं तलवार लेके खेलूँगी, मैं कुछ अलग स्पोर्ट करूँगी। ऑल्सो तलवारबाजी वन ऑफ द 5 फाउंडिंग ओलंपिक गेम्स में से है, तो मुझे ये भी पता था कि ओलंपिक्स में जाने का भी इसमें स्कोप है मेरा, इसलिए मैंने फेंसिंग को चूज़ किया। जब आप इस खेल में आई, इस क्षेत्र में आई और जब आपने तलवारबाजी सीखना शुरू किया, तो आपके प्राथमिक गुरु कौन थे? मेरे प्राथमिक गुरु श्री भूपेंद्र सिंह चौहान जी हैं, वो अभी भी हेड कोच हैं वहाँ के। उन्हीं के अंडर में हम लोग ने ट्रेनिंग स्टार्ट की, उन्हीं से मैंने सारे बेसिक्स, कैसे तलवार पकड़ते हैं, हिट कैसे करते हैं, बहुत सारी बारीकियाँ ऐसी होती है गेम्स में जो हम लोग जब दूर से देखते हैं तो समझ में नहीं आता। जब मैं एक बार खेलने स्टार्ट कर दिया, मैंने खेलना, जब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, उस टाइम पता चला कि किस तरीके से फुटवर्क करना है, जिस तरीके से आपको खड़े होना है, क्यों खड़े होना है, किस पोजीशन में खड़े होना है। तो जो बेसिक्स थे वो मेरा श्री भूपेंद्र सिंह चौहान जी ने करवाया है एंड देन उसके बाद आगे का सर मेरे विजय कुमार, उन्होंने मुझे जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं गेम की, क्योंकि फेंसिंग में अगेन 3 नीशेज़ होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं, एपे, फॉयल एंड सेबर। तो देखने में लगता है कि सब एक जैसे हैं, बट तीनों की ड्रेसेस अलग होती हैं, तीनों की तलवार अलग होती हैं और खेलने का तरीका भी अलग होता है। तो आप एक बार जब बेसिक ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर आपको अपने इवेंट के हिसाब से अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें मुझे विजय कुमार सर जी ने ट्रेनिंग दी है जी। आपके पहले गुरु मिस्टर जो चौहान हैं, क्या अनुशासन था उनका? मतलब कैसे थे वो? उनका मतलब जो आपके तरफ जो एक होता है, किस तरीके से सिखाते थे, कैसे थे वो? उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव था वो कैसा था? स्ट्रिक्ट थे क्या?
जो मेरे फर्स्ट गुरु है भूपेंद्र सर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली फील कराते थे, बट उनका जो रिजीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन होता है हमारा। जैसे सुबह 6 बजे असेंबली होती थी, असेंबली के बाद हम लोग का 2 घंटे का फिज़िकल सेशन होता है, जहाँ पे हम लोग को वेरियस फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी होती है, जैसे रनिंग हो गया या फिर स्टेयर्स हो गया या फिर अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है वो। उसके बाद लंच के बाद 1-2 घंटे का ब्रेक होता है। 10-12 बजे फिर हम लोग की टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें ड्रेसअप करके हिट करना होता है ये सब। तो ऐसा है कि हम लोग को अपना ट्रेनिंग तो फॉलो करना ही होता है, छुट्टी लेने का ज़्यादा वो नहीं मिलता। ऑल्दो थैंकफुली मैं ज़्यादा छुट्टी लेती भी नहीं थी, बट ऐसा है कि कभी कभार ऐसा होता था कि हम लोग को चोट लगने से भी डर लगता था कि अगर चोट लग गई तो हमें ट्रेनिंग से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो हम लोग प्रॉपर अपने प्रिकॉशंस लेते थे कि हम लोग को पेन ना हो, हम लोग को चोट ना लगे। तो हमारे जो फर्स्ट सर थे स्ट्रिक्ट थे, बट थैंक्स टू दैट, थैंक्स टू हिज स्ट्रिक्टनेस ही हम लोग के अंदर जो डिसिप्लिन होता है, जो बेसिक लेवल पे डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन आया, जिसके वजह से हम लोग जल्दी सीख पाए, बेटर वे में सीख पाए, कम चोट के साथ सीख पाए। जब आपने कहा कि बहुत स्ट्रिक्ट है और उनके लिए डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, आपने कहा कि 6 बजे आपको स्टूडियो पहुंचना होता है। जब आप समय पर मान लीजिए 5 मिनट इधर उधर हो जाए, लेट फोट हो जाए, तो उस वक्त मिस्टर चौहान कैसे रिएक्ट करते हैं? डिपेंड्स। वैसे तो यूजुअली क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत दूर से आती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स से उनकी बात हो गई थी, तो वो मुझे 10-15 मिनट्स की लीनियंसी दे देते थे। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत दिनों तक लेट आ रहा है, तो उनको या तो बाहर पनिशमेंट में खड़े कर देते हैं या फिर उन लोग को एक्स्ट्रा 2 राउंड्स लगाने पड़ते हैं ग्राउंड के। आपने कभी एक्स्ट्रा 2 राउंड लगाया है कि नहीं, मैं कोशिश करती थी मैं जितना जल्दी पहुँच पाए। एक बार मुझे बाहर खड़ा किया गया था, उसके बाद से मैं हमेशा टाइम से पहले ही पहुँचने की फुल प्रयास करती हूँ। सृष्टि, जब आपने इस खेल को चुना तो उस वक्त आपके परिवार वालों का, आपके आसपास जो थे, क्या रिएक्शन था, क्या बोले वो? मेरे फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। जब मैंने उनको बोला कि मुझे फेंसिंग चूज़ करना है, मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है, तो यूजुअली जैसे मेरे अराउंड, ऑफ कोर्स क्योंकि अगेन मैं गर्ल्स स्कूल से हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके फैमिली इतने सपोर्टिव नहीं हैं। उन लोगों को स्पोर्ट्स एरिया में या फिर कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, उनको नहीं जाने देते। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया खेलने के लिए। उन्होंने बोला कि अगर मैं सीरियसली इस करियर पाथ को लेना चाहती हूँ, तो वो लोग उन्होंने अपना फुल सहमति दिया मुझे। एंड एज़ पर फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स लकीली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि मैं अगेन स्कूल टाइम से खेलते आ रही हूँ। मैं स्कूल में भी बहुत एक्टिव थी गेम्स में, एंड जब उनको पता चला कि मैं एज अ करियर पाथ से चूज़ कर रही हूँ, वो सब बहुत सपोर्टिव थे। वो लोग अपने अलग अलग फील्ड्स में गए, बट मुझसे कनेक्टेड रहते थे। हम लोग को जब खेलते थे तो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम लोग की इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। बट जब भी हम लोग की बात होती थी, जब भी हम लोग मिलते थे, तो वो लोग हमेशा मेरे लिए बहुत खुश होते थे कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। वो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँ और उनका भी नाम रोशन करूं। तो इस फील्ड में मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। आपने बताया कि आपके जो फैमिली है, जो आपकी फैमिली है, वो सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करती है। तो कभी ऐसा वो दौर नहीं आया कि आपकी फैमिली, जो आपकी फैमिली है, उसने आपके सामने ऑप्शंस रखा है कि नहीं बेटा, तलवारबाजी नहीं, तुम कुछ और चूज कर लो, जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, अदरवाइज एनीथिंग, बहुत कुछ है। तो ऐसा रिएक्शन नहीं था क्या आपके मम्मी, आपके दादा दादी, मतलब कोई भी आपकी फैमिली से ऐसा नहीं बोला कि नहीं लड़की हो, तलवारबाजी ही नहीं, कुछ और चुनो? नहीं, मुझे फेंसिंग के लिए अलाउ कर दिया गया था। मैं एक्चुअली 2-3 स्पोर्ट्स में थोड़ा कंफ्यूज थी। मुझे शूटिंग भी अच्छा लगा था जब मैं गई थी, बट मैंने लास्ट में फेंसिंग चुना, क्योंकि फेंसिंग अगेन थोड़ा नया गेम है, लोगों को पता नहीं। मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं था ज़्यादा, उन्होंने नाम सुना था, 1-2 बार देखा था, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस विषय में। तो उन्होंने फिर हमारे कोच से बात की, कोच से उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स ली। तब कोच सर ने उनको समझाया कि हमारा फुल एक गेटअप रहता है, हमारा फुल एक यूनिफॉर्म रहता है, जिसमें चोट लगने के चांसेस एकदम ना बराबर हो जाएंगे। एंड उन्होंने ये भी उनको आश्वासन दिया कि वो देखेंगे कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहे, हम लोग को कोई चोट ना लगे, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जिसमें हम लोग को चोट लगने की हम लोग स्थिति में आए। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बिलीव दिलाया कि मैं ये खेल सकती हूँ और इतना डेंजरस नहीं होगा मेरे लिए। थैंकफुली टू हिम मेरे पेरेंट्स मान गए, उन्होंने अलाउ किया फिर मुझे जाने के लिए।
ये तो परिवार वालों की बात थी। जब आप इस खेल में आई तो आपके जो दोस्त थे, आपके साथ पढ़ते थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो क्या बोल रहे थे? वो सब शौक थे, सरप्राइज़ भी थे, क्योंकि उनको ये तो पता था कि मैं गेम में हूँ, बट फेंसिंग अगेन किसी ने सुना नहीं था। तो जब उनको पता चला कि मैं तलवारबाजी करती हूँ, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि मैं जो उन लोगों के साथ इतने टाइम से थी, अब मैं तलवार से खेलती हूँ। एंड उन लोग को ज़्यादा पता नहीं है इस गेम के बारे में, तो वो लोग ने अपना पर्सनल रिसर्च किया, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उन्होंने गूगल पे देखा जितना जान सकते हैं, ताकि वो लोग मेरे साथ उस बारे में बात कर पाए, उस बारे में कम्युनिकेट कर पाए कि मेरा क्या गेम है। अगर मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर रही हूँ तो वो लोग समझ पाए। उन लोग ने अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाया इस गेम में। मुझसे भी पूछते थे कि मेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, मैं मोटिवेटेड हूँ या नहीं, मेरा माइंडसेट अभी कैसा है, एंड गेम में मेरी क्या प्रोग्रेस है। वो लोग, जब भी हमारी बात होती थी टाइम टू टाइम, वो लोग मुझसे मेरा प्रोग्रेस लेते रहते थे। सृष्टि, जब भी हम कुछ शुरू करते हैं नया, तो हमारे आसपास कुछ आलोचक होते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं। आपके कुछ दोस्त ऐसे भी थे क्या जो आपकी आलोचना करते थे, या कुछ लोग आपके आसपास, खासकर आपके दोस्त थे, कि आपकी आलोचना करते थे? कुछ लोग जी, अवश्य रूप से कुछ लोग हैं जो अभी भी आलोचना करते हैं। कुछ मैं दोस्त नहीं बोलूँगी उनको, मेरे जान पहचान के लोग हैं जिनके साथ में थी। कुछ दूर के रिश्तेदार भी कह सकते हैं कि फेंसिंग ही क्यों, खेल में ही क्यों जाना है, लड़की हो गवर्नमेंट जॉब ले लो, या फिर अच्छे स्कूल से पढ़ी हो, अच्छा परसेंटेज है गवर्नमेंट, उसमें जाओ और अपना पर्सनल एक जॉब लेके शादी कर लो। ऐसे बहुत लोगों ने बोला। एंड स्पेसिफिकली फेंसिंग के लिए भी बोला कि अगेन बहुत ख़तरनाक गेम है। मेरे पेरेंट्स को भी आके बोला कि आप अपने बच्चों को खेल की तरफ क्यों भेज रहे हो, बच्चों को आप गवर्नमेंट का जॉब क्यों नहीं दिलाते, गवर्नमेंट में वो अपना काम करेगी, या फिर उनकी शादी कर दीजिए करके बहुत लोगों ने मेरे पेरेंट्स को भी भड़काने की कोशिश की। बट मेरे पेरेंट्स हेड स्ट्रॉन्ग थे इस बारे में कि उनको पता था कि मैं सीरियस हूँ इस गेम को लेकर। तो उनको बताया कि क्यों मैं ये गेम खेलना चाहती हूँ, और उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग क्यों सपोर्टिव है इस करियर पाथ को लेके। वो लोग सपोर्टिव हैं, इसीलिए ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई। एंड आलोचकों का कुछ मैं पर्सनली मैं बोल नहीं सकती उनको, बट अब धीरे धीरे करके वो लोग मान रहे हैं कि मैंने एक करियर पाथ अच्छा चूज़ किया है। अब वो लोग थोड़ा पॉजिटिव है इस बात को लेके कि मैंने कुछ अलग किया, कुछ अच्छा किया, तो थोड़ा थोड़ा वो लोग पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं। आपने अब तक कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हैं? मैंने जूनियर में स्टेट खेला है, सीनियर में सीनियर नेशनल, सीनियर स्टेट्स खेले हैं, मैंने यूथ खेला है, एक वेस्ट जोन में नेशनल खेला है, और यूनिवर्सिटी खेले हैं मैंने 2। कौन कौन से पदक आपने अपने नाम किया और आपकी क्या पोजीशन रही है? मेरा स्टेट में मेरे पास 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। नेशनल में मेरे पास 1 ब्रॉन्ज मेडल है वेस्ट जोन में, बाकी सीनियर नेशनल का पार्टिसिपेशन है मेरे पास। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि जो आपके आलोचक थे अब वो पॉजिटिव हो गए आपको लेकर के, अब आपको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं सपोर्ट करने का वजह, पॉजिटिव होने का वजह ये पदक तो नहीं है? हो सकता है, क्योंकि अब जब मेरा मेडल्स आते हैं, मेरे पेरेंट्स उनको सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो वो लोग उस पे कमेंट करते हैं, उस फ़ोटो को रीपोस्ट करते हैं कि ये हमारे रिलेशन में आते हैं या फिर ये हमारी फ्रेंड है करके। तो शायद ये वजह हो सकती है कि अब जब मैं थोड़ा कुछ कर रही हूँ इस क्षेत्र में, तो उनको लगता है कि हाँ, ये करियर पाथ भी सही है, ये भी लिया जा सकता है। अच्छा, सृष्टि, आप ये बताइए कि जब आप मतलब खेलती हैं तो एक खिलाड़ी का शेड्यूल होता है, वो अपने डाइट वाइट को मैनेज करते हैं। आपकी डाइट क्या है? आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करती हैं? हम लोग का जैसे मैं स्टेडियम से हूँ, तो हम लोग को वहाँ पे एक पर्सनल डाइट प्लान दिया जाता था जो हमें फॉलो करना ही पड़ता था। अगेन थैंकफुली फेंसिंग एक वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स नहीं है जैसे बॉक्सिंग या फिर रेसलिंग होता है, बट फेंसिंग में आप जितना पतले रहो उतना बेटर है, क्योंकि आपका जितना बॉडी एरिया कम होगा उतना आपको हिट कम पड़ेगा। तो ज़्यादा लीनियर बॉडी मेंटेन करना बेनिफिशियल साइड में माना जाता है। मेरे डाइट में सुबह सुबह मैं जो भी हम लोग को ब्रेकफास्ट में ही दिया जाता था मेस में, वैसे 4 अंडे, ब्रेड बटर जैम, एंड साथ में पोहा या फिर इडली डोसा जो भी मॉर्निंग मेस में दिया जाता था,
एंड सेम यही मेरा मेस का ही रूटीन था दोपहर को भी, जो हमारी डाइटिशियन हमें देती थी हमारे हेल्थ एंड हाइट के वाइज, उसको हमें फॉलो करना पड़ता था। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है सृष्टि के साथ बात करके, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस
जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं तलवारबाजी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सृष्टि से। हम बात कर रहे थे सृष्टि से शेड्यूल के बारे में। सृष्टि, ब्रेक के बाद आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। Thank you, तो ma'am. प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करती हैं। मैं अपने शेड्यूल को, मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जब मैं अपने स्पोर्ट्स के एरिया में रहती हूँ। मैं सुबह सुबह 5 o'clock उठ के तैयार होके अप्रॉक्सीमेटली 5:30 तक निकल जाती हूँ स्टेडियम के लिए। वहाँ पे अगेन मेरा 6 to 8 और 8:30 तक हमारी सुबह की फ़िज़िकल ट्रेनिंग रहती है, जिसमें अगेन वेरियस हम लोग की ट्रैक एंड फील्ड रिलेटेड जो भी फिटनेस वो रहती है, जैसे रनिंग हो गया या फिर स्टेयर्स हो गया, स्किपिंग हो गया, या फिर ऐसी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं हम लोग वो करते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग को 2 घंटे 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिलता है, जिसके बाद हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो कि 10 से 1 बजे तक होती है, जिसमें बेसिक तलवारबाजी की जो बेसिक्स रहती है, तलवार पकड़ के कैसे हिट करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, इस सब की हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद हम लोग को लंच ब्रेक मिलता है एंड देन अगेन हमारा 4 बजे करीबन इवनिंग सेशन स्टार्ट होता है, जो कि रात के 8:30-9 बजे तक चलता है। उसमें अगेन हम लोग का मिक्स रहता है, थोड़ा कभी कभार फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं एंड बाकी हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, बाउट करते हैं। जिसके बाद 8:30-9 बजे के बाद मैं कूल डाउन करती हूँ, फिर घर पे आती हूँ। घर पे आके अपना डिनर करती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद सोने चली जाती हूँ, क्योंकि अगेन एज एन एथलीट नींद ज़रूरी है, तो मुझे सोने का भी टाइम देखना पड़ता है, मैनेज करना इतने पड़ता है। बिजी शेड्यूल में पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? आप बता रही हैं स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ाई भी करती हैं। जी अगेन क्योंकि मुझे दिन भर में टाइम नहीं मिल पाता है, जितना 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है उसमें हम लोग को रेस्ट करना ज़्यादा एडवाइस किया जाता है, ताकि हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाए, ताकि इंजरी ना हो हमें। तो मैं सुबह के टाइम पढ़ाई नहीं कर पाती, तो जब मैं शाम को स्टेडियम से वापस आती हूँ घर पे, उस टाइम मैं 1-1.5 घंटे जितना हो पाए रोज़ अपना पढ़ाई करती हूँ, ताकि मैं पढ़ाई के एरिया में पीछे ना हो जाऊँ। अगेन मेरे पेरेंट्स ने मुझे गेम में स्पोर्ट्स में करियर बनाने दिया है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं पढ़ाई में पीछे हो जाऊँ एंड लोगों को एक मौका मिले बोलने का, तो इसलिए मैं पढ़ाई में भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यूएशन में लगी रहूँ। कई बार टूर्नामेंट के बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? नोट्स वगैरह कैसे मैनेज करती हैं? इस चीज़ के लिए मैं फ़र्स्टली तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनके प्रति, क्योंकि हम लोग को अगेन फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो मेरे पास दिन भर में फ़ोन होता नहीं है, रात को आके मुझे टाइम नहीं मिलता इतना फ़ोन चलाने का। तो ऐसे में जब भी कॉलेज में कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, जैसे असाइनमेंट सबमिशन या फिर कोई भी सिलेबस जो दिया गया है पेपर के लिए, वो लोग मुझे स्पेसिफिकली फ़ोन करके बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, एंड टाइम टेबल एंड जो प्रॉपर सिलेबस होता है वो लोग मुझे सेंड कर देते हैं। एंड साथ में मेरी एक टीचर भी है, मैं उनको स्पेशली थैंक करना चाहूँगी, अर्चना शुक्ला मैम मेरे कॉलेज की हैं। मैं उनको पता है कि मैं एज एन एथलीट ज़्यादा कॉलेज अटेंड नहीं कर पाती हूँ,
तो थैंक्स टू हर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। वो भी मुझे अगर मैं कभी असाइनमेंट के लिए टाइम पर नहीं आ पाती, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो मुझे स्पेसिफिकली फ़ोन करके बताती हैं कि मैं लेट हो रही हूँ असाइनमेंट के लिए, मैं आ जाऊँ। एंड अभी तक अगर कोई पेपर का भी हो, जैसे मेरे एक बार एक असाइनमेंट मेरे टूर्नामेंट के साथ क्लैश हुआ था, तो मुझे कॉलेज में जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है एंड वो लोग या तो मेरा सीसी पहले लेते हैं या बाद में ले लेते हैं। आपके वो कौन से दोस्त हैं जो आपको नोट्स दे देते हैं, सिलेबस भेज देते हैं, चाहे तो आप उनका नाम ले सकती हैं? मैं जैसे सिमरन उन्नीसा का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। वो मेरी स्कूल फ्रेंड भी है, मेरे स्कूल में भी मेरे साथ थी, कॉलेज में भी मेरे साथ थी। उसको पता है एज एन एथलीट मैं इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाती हूँ। उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है सिलेबस कवर करने में, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, उनको कैसे सम अप करके छोटे में समझा देना ताकि वो पेपर में आएंगे तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो सिमरन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। उसके अलावा सावित्री है, देयर इज़ सलोमी, शालिनी, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं एंड इनके वजह से मैं अपनी पढ़ाई में लैक नहीं करती हूँ। ये लोग मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। बार बार आप अपने विद्यालय का जिक्र कर रही हैं। आपके विद्यालय का क्या नाम है? कौन से विद्यालय से पढ़ी हैं आप? क्या माहौल रहा है वहाँ का? मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ। अगेन हमारा गर्ल्स स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, तो थोड़ा सा हमारा स्ट्रिक्ट माहौल था एज अ कॉन्वेंट स्कूल, बट सब कुछ बहुत फ्रेंडली था। टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, बच्चे बहुत फ्रेंडली हैं। यूजुअली मैंने सुना है कि लोगों का स्कूल लाइफ इतना हैपनिंग नहीं होता, वो लोग कॉलेज में ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। मैंने अपना स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। मेरे जो फ्रेंड्स थे बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही हैं जो अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो अभी तक मुझे सपोर्ट करते हैं एंड मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। सृष्टि, आपने बताया कि एक बार आपके ये असाइनमेंट और टूर्नामेंट दोनों एक साथ मतलब क्लैश हो गया था, तो अगर ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम और टूर्नामेंट दोनों एक ही दिन है तो वो कैसे मैनेज करती हैं? ऐसे में मुझे कॉलेज में पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरे क्योंकि टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो मैं पेपर नहीं दे पाऊँगी या फिर लेट दे पाऊँगी। तो क्योंकि मेरे कॉलेज वाले बहुत सपोर्टिव हैं, उनको पता है कि मैं इस एरिया में हूँ, तो वो लोग मुझे अलाउ कर देते हैं कि या तो मैं बाद में जो सप्लीमेंट्री वाला पेपर होता है उनके साथ दे दूँ, या मैं पहले आके अपना पेपर दे सकती हूँ जाने से पहले। आपकी हॉबीज़ क्या रही है? ये तो थी आपका जो करियर है, फैशन है, जो भी इसको बोले, आपकी हॉबीज़ क्या रही है? मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है। मैं स्कूल टाइम से नॉवेल्स पढ़ती हूँ। किस चीज़ की किताबें? किस चीज़ की? कैसी किताबें? नोवेल वगैरह? नॉवेल्स में एक दो ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी है मैंने, बाकी मुझे फ़िक्शन ज़्यादा पसंद है। मैं फ़िक्शन पढ़ती हूँ। कौन सा फ़िक्शन जिसको आप जो आपको प्रभावित किया, जिससे आप प्रभावित हुई हैं? फ़िक्शन एज इन सिंपल हैरी पॉटर बच्चों वाली बुक्स ही पढ़ती हूँ मैं। बच्चों वाली आप डेली अपने जो स्कूल का जो कॉलेज का सिलेबस होता है उसको पढ़ती हैं 1-1.5 घंटे, तो आप फिर नॉवेल्स कब पढ़ती हैं? आपकी रुचि है नॉवेल्स पढ़ने में? जी, तो अभी एज एन एथलीट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। हम लोग को इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं, तो बहुत टाइम से मैं कोई बुक पढ़ नहीं पाई हूँ। मुझे ऐसे साथ में पेंटिंग करना भी पसंद है, बट मैं पेंट भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा। जितना भी टाइम मिलता है मैं उसको अपने रेस्ट के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। तो अभी बहुत टाइम से मैं अपने हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पाई हूँ। दोस्तों, तो हमने बात की सृष्टि से तलवारबाजी से रिलेटेड विषय पर, तो अब हम बात करते हैं फिटनेस फंडा की। सृष्टि, जैसा कि आप योगा स्पेशलिस्ट भी हैं, तो आजकल हम देखते हैं युवाओं में मानसिक तनाव की समस्या ज़्यादा हो रही है। वो क्या करें, कैसे स्वस्थ रहें? फर्स्टली तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एज एन एथलीट होता है। सिंपल जो हमारे प्राणायाम होते हैं, एक तो हम लोग जो नॉर्मल डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं अपनी आँखों को बंद करके, फर्स्टली रिलैक्स करके, देन टेक अ डीप ब्रेथ, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड एंड एक्सेल। ध्यान रखेंगे कि नाक से ही सांस ले और बाहर छोड़े, मुंह का यूज़ ना करें। मैं करके दिखाऊं? जी ठीक है। सो हम लोग फर्स्टली अपने आँखों को बंद करेंगे, सिंपल बॉडी को रिलैक्स करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स एंड एक्सेल, एंड देन इसी प्रयास को इसी एक्सरसाइज को हम लोग 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं। ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। एंड इन केस आप लोग एंजाइटी फील कर रहे हैं तो हम लोग ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग कुछ बेसिक स्ट्रेचेस करेंगे जो हम लोग बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी। सिंपल बैठ के इन स्ट्रेचेस को देखेंगे। फिंगर्स को करेंगे इंटरलॉक, इस तरीके से लेकर जाएंगे अप, बॉडी को फुल स्ट्रेच करेंगे अप एंड होल्ड फॉर 3, 2, 1। यहीं से जाएंगे टू द लेफ्ट, होल्ड फॉर 3, 2, 1। जाएंगे टू द राइट, 3, 2, 1। वापस आएंगे अप, हाथों को धीरे धीरे करेंगे डाउन एंड रिलैक्स, चेंज। नेक्स्ट करेंगे हम लोग स्ट्रेच फॉरवर्ड, ऐसे ही हाथों को इंटरलॉक करके लेकर जाएंगे फॉरवर्ड, बैक को करेंगे राउंड, नेक डाउन एंड स्ट्रेच फॉर 3, 2, 1। चेंज, हाथों को लेकर जाएंगे बैक, इस तरीके से, नेक डाउन, स्ट्रेच, 3, 2, 1। पैरों को करेंगे थोड़ा सा ओपन, जाएंगे आगे की तरफ एंड होल्ड, 3, 2, 1। बैक अप एंड रिलैक्स, चेंज। नेक्स्ट हम लोग हाथों की अगेन सिंपल शोल्डर रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को रखेंगे अप ऑन दी शोल्डर, 5 टाइम्स फॉरवर्ड। स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। बैक 1, 2, 3, 4 एंड 5। चेंज। नेक्स्ट करेंगे हम लोग आर्म रोटेशन, राइट आर्म 5 टाइम्स फॉरवर्ड। स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। बैक 1, 2, 3, 4 एंड 5। चेंज। लेफ्ट आर्म 5 टाइम्स फॉरवर्ड। स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। बैक 1, 2, 3, 4 एंड 5। चेंज। नेक्स्ट हम लोग हमारे हाथों की थोड़ी डिफाइंड स्ट्रेचिंग करेंगे। सिंपली हाथ को इस तरफ लिया, लेफ्ट हैंड से हमारी जो कोहनी है, कोहनी के हल्का सा आगे की तरफ पीछे करेंगे, बॉडी की तरफ पुश बैक। आप देख पा रहे हैं मैं अपने हाथ को अपने बॉडी की तरफ इस तरीके से पुश कर रही हूँ एंड होल्ड फॉर 3, 2, 1। चेंज। हाथों को चेंज करेंगे, दूसरे हाथ याद रखेंगे कोहनी के जस्ट थोड़ा सा आगे हमें प्रेशर देना है, कोहनी को सीधा रखेंगे। होल्ड 3, 2, 1। चेंज। नेक्स्ट हाथों को इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में लेंगे। आप चाहे तो अपने हाथ को शोल्डर के ऊपर भी रख सकते हैं। जो फ्री हैंड है उससे जो कोहनी है उसको ऐसे पीछे की तरफ पुश करेंगे एंड होल्ड 3, 2, 1। सेम साइड, होल्ड 3, 2, 1। चेंज। नेक्स्ट करेंगे बैक स्ट्रेच। हाथों को इस तरीके से लेंगे बैक, दूसरे हाथ से फ्री हैंड दूसरे ऑपोजिट साइड में पुश करेंगे फॉर 3, 2, 1 एंड चेन साइड, 3, 2, 1। अप एंड रिलैक्स, चेंज। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कुछ लेग्स की स्ट्रेचिंग। क्योंकि बैठे हुए हैं तो पैरों को अप ले लेंगे, क्रॉस करेंगे एंड टाइटली होल्ड, बॉडी से लगाएंगे जितना टाइटली होल्ड कर सकते हैं एंड होल्ड फॉर 3, 2, 1। चेंज लेग, लेग को इस तरीके से होल्ड फॉर 3, 2, 1। चेंज। नेक्स्ट पैरों को क्रॉस पे लेंगे, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे। एक हाथ से घुटने के ऊपर प्रेशर, दूसरे हाथ से एंकल को होल्ड करेंगे टाइटली एंड घुटने से नीचे इस तरीके से पुश करेंगे पैर को। ये हमारे हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स जो थाइज है उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेच है। सिंपली पुश डाउन फॉर 3, 2, 1। चेन साइड, 3, 2, 1। बैक अप। नेक्स्ट करेंगे हम लोग एंकल रोटेशन। अगेन सिंपली एंकल को लेंगे अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज मोशन में रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिवर्स 1,
2, 3, 4 and 5. Change right ankle. Start करेंगे up, down, up, down, up and down, left to right, left, right, left, right, left and right. 5 times clockwise motion में rotate करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4 and 5. Change. नेक्स्ट क्योंकि हमने एंकल रोटेशन किया है तो हम लोग रिस्ट रोटेशन भी करेंगे. जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोग का रिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, या फिर जो अपने कंप्यूटर में टाइपिंग भी करते हैं उनका भी रिस्ट बहुत ज़्यादा अपने यूज़ में आता है. तो हम लोग हमारे रिस्ट का जो स्ट्रेस है उनको रिलीव करेंगे. सिंपली फर्स्ट रोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे. दोनों हाथों के इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे. इनसाइड सर्कल 1, 2, 3, 4 and 5. रिवर्स 1, 2, 3, 4 and 5. चेंज. नेक्स्ट करेंगे हम लोग फिंगर स्ट्रेचिंग. हाथों को रखेंगे एकदम सीधा, कोनी सीधा होना चाहिए. इस तरीके से ऊपर उंगलियों को पीछे की तरफ पुश करेंगे एंड होल्ड फॉर 3, 2, 1. चेंज करेंगे डाउन. पाम को करेंगे नीचे की तरफ ऊपर वाले साइड से इस तरीके से. ध्यान रखेंगे कोनी हमारी सीधी रहे, हाथ शोल्डर लेवल पे. होल्ड फॉर 3, 2, 1. चेंज साइड. हाथों हथेली को करेंगे बाहर की तरफ, उंगलियों को करेंगे पीछे की तरफ. स्ट्रेच. होल्ड 3, 2 and 1. चेंज हैंड. राइट हैंड के साथ सेम रिपीट करेंगे. अप 3, 2, 1. चेंज डाउन 3, 2, 1. चेंज आउटसाइड 3, 2 and 1. हाथों को करेंगे डाउन. सिंपल रिलैक्स. लास्ट करेंगे हम लोग एक फिंगर पंपिंग एक्सरसाइज जो कि हमारे हाथों की ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. हाथों को ओपन करेंगे हम लोग शोल्डर लेवल पे. अगेन हमारा कोहनी स्ट्रेट रहेगा. सिंपली मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को ओपन कर देंगे. जितना फोर्सफुली हम लोग मुट्ठी को ओपन कर सकते हैं उतना बेटर है. स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड हाथों के साथ 15 टाइम्स. लेट्स स्टार्ट विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. चेंज जाएंगे अप. स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जाएंगे साइडवेज. हाथों को शोल्डर लेवल पर ही रखेंगे, कोहनी सीधी, बैक रिलैक्स. स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आर्म्स डाउन रिलैक्स. अब क्योंकि हम लोग ने फुल बॉडी को कवर कर लिया है, नेक्स्ट हम लोग नेक को कवर करेंगे. सिंपली बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे. बैक रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स. स्टार्ट करेंगे नेक को लेकर जाएंगे अप. चेंज लाएंगे डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन. चेंज लेफ्ट टू राइट करेंगे. जाएंगे टू द लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड राइट. चेंज. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक रोटेशन के टाइम साथ 5 टाइम्स क्लॉकवाइज. स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. Reverse. 1, 2,
3, 4 and 5. चेंज लास्ट करेंगे हम लोग आई रोटेशन या कहे कि विजन रोटेशन. सिंपली हमारी आँखों को, हेड को रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, आँखों को सिंपली देखेंगे अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट. 5 टाइम्स क्लॉकवाइज मोशन में रोटेट करेंगे. स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5. रिवर्स. 1 2 3 4 and 5 and relax. कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर. कट गई डगर चुपचाप मगर क्या, खूब पथिक को नहीं खबर. कट गई डगर गंतव्य भी तो झलका था, गंतव्य भी तो झलका था. सिर बोझ भी हुआ हल्का था, सिर बोझ भी हुआ हल्का था. लंबी छलांग की देहरी पर, लंबी छलांग की देहरी पर, लौटी स्मृति जो ही बनानी डर, लौटी स्मृति जो ही बनानी डर. तुम कहते हो कट चुकी डगर, कट गई डगर. नेक्स्ट हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे जो हम लोग सिंपल टॉवल हो गया हमारा, टॉवल के साथ या फिर हैंकरचिफ या फिर घर पे पड़े कोई भी कपड़े के साथ हम लोग कर सकते हैं. हम लोग सिंपली हमारे टॉवल को लेंगे, इस तरीके से उनको फोल्ड कर लेंगे लेंथ वाइज, इस तरीके से. देन स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें टॉवल को लेकर फॉरवर्ड सर्कल्स बनाएंगे. ध्यान रखेंगे हमारा जो बैक है रिलैक्स रहे, पीछे रहे. हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हाथ के साथ पीठ को भी आगे करें. बैक हमारा उसी पोजीशन में होगा, सिंपली सिर्फ हाथ को आगे की तरफ मूव करेंगे. स्टार्ट करेंगे विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. आर्म्स डाउन, रिलैक्स. जैसे कि आपको फील हो रहा होगा हमारी ये जो एक्सरसाइज है हमारे अपर बैक एंड शोल्डर के जो स्ट्रेस को रिलीव करती है. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. साथ में हमारा अगर इन केस आपको बैक में पेन हो रहा हो
तो ये हमारा बैक पेन को रिलीव करने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल अप एक्सरसाइज के। हाथ को लेकर जाएंगे अप एंड लेफ्ट में इस तरीके से 1 and 2 बैक अप, राइट में 1 and 2 बैक अप। अगेन हाथों के साथ फुल बॉडी हमारी मूव करेगी पर कोहनी सीधी रहेगी। शोल्डर से हम लोग हाथों को लेकर जाएंगे, हाथों को इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखेंगे। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। लेट्स स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। हाथों को करेंगे डाउन, सिंपल रिलैक्स ब्रीदिंग। चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हाथों को रखेंगे इस तरीके से हमारे चिन के नीचे। जो हमारी मुट्ठी रहेगी बाहर की तरफ ओपन रहेगी, चिन के जस्ट नीचे लेकर जाएंगे हाथों को अप फास्ट एंड देन स्लो नीचे खींचते हुए लाएंगे डाउन। याद रखेंगे जब नीचे ला रहे हैं तो टॉवल को बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारे जो अपर बैक में प्रेशर भी क्रिएट होगा, तो बैक की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। चेंज। अब सेम एक्सरसाइज को हम लोग बैक में करेंगे। क्या करेंगे, हाथों को रखेंगे इस तरीके से शोल्डर के ऊपर। ध्यान रखेंगे हमारी जो कोहनी है आगे की तरफ ना जाए, साइडवेज ही ओपन रखेंगे। एंड एक्सरसाइज का पैटर्न सेम रहेगा, फास्ट अप एंड बाहर खींचते हुए स्लो डाउन। बैक स्ट्रेट रखेंगे, नेक को हल्का सा आगे कर लेंगे ताकि नेक के ऊपर प्रेशर ना आए। स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। आर्म्स को करेंगे डाउन। खाने पीने का संबंध मानसिक तनाव से भी है क्या? ऐसे में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? जी, खाने पीने का संबंध मानसिक तनाव से बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वही हमारे बॉडी को लगता है, वही हमारे ब्रेन में जा रहा है एंड देन वही हमारे बॉडी ब्रेन से रिएक्ट भी होता है। सो ऐसे में एज एन एथलीट भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो हमारे शुगर्स, सॉल्ट एंड मैदा, इन तीनों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनको जितना कम खाएं उतना बेटर है। इनके जितने नुकसान हैं उतने फ़ायदे नहीं हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम लोग जंक फूड खा लेते हैं, बट उसी मैदा को पचाने में हमारी बॉडी को अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज़ लगते हैं, जिसके वजह से हमारा ब्रेन भी कम काम करता है, क्योंकि हमारे उस मैदे को पचाने के लिए फुल बॉडी की एनर्जी यूज़ हो रही है। तो हम लोग जो यूजुअली इतने एक्टिव रहते हैं उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं एंड इस वजह से फिर बाद में हमारा स्ट्रेस भी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी चीज़ में फ़ोकस करें, अपना 100% दें, पर हम दे नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हमारा स्ट्रेस एंड एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे जंक फूड हम लोग को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए।
युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका, जो इस खेल में आना तो चाहते हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेकर के संशय में रहते हैं, खासकर लड़कियां, क्या कहना चाहती हैं उनके लिए आप? स्पेसिफिक फेंसिंग या सारे गेम? जी जी, तलवारबाजी, तलवारबाजी। स्पेशली तलवारबाजी। फर्स्टली तो हम लोग को अपना एज देख लेना चाहिए। जैसे स्पेसिफिकली अगर आप लोग 16 to 20 के बीच में है तो आप लोग अभी ज्वाइन करने के लिए एकदम फेवरेबल कंडीशन में है, क्योंकि ज़्यादा अगेन ये एज गेम है। हम लोग अगर लेट आएंगे 18 के बाद जूनियर्स ख़त्म हो जाते हैं एंड बाय द टाइम हम लोग ट्रेनिंग बेसिक स्टार्ट करते हैं तब तक हमारे से जो पहले से जो ट्रेनिंग करते हैं वो आपसे ऑलरेडी कुछ लेवल ऊपर हो जाते हैं स्किल सेट में। तो जितना अर्ली ज्वाइन करेंगे उतना बेटर है, उतना आप लोग को ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस मिलेगा गेम में। एंड साथ में डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना गेम है उतना सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं। एंड ऑल्सो फेंसिंग एक अलग गेम है, एक आप लोग को ट्राई करना चाहिए, एक डिफरेंट स्पोर्ट है, आप लोग को खेल के मज़ा आएगा। जी सृष्टि, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।